आज से लगभग 120 साल पहले जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब उत्तर प्रदेश के एक जिले में एक लड़के का जन्म हुआ। उस समय महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई कर रहे थे। आगे चलकर ये लड़का उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे खतरनाक डाकू बना। इसका नाम था डाकू सुल्ताना सिंह। ये लड़का अंग्रेजों के गले की फांस बन गया। इसके नाम की दहशत पूरे उत्तर प्रदेश में थी। खासकर अंग्रेजों को लूटकर इसने उनकी नाक में दम कर रखा था। सुल्ताना एक डकैत था। इसने अंग्रेजों के मॉल को लूटा और उनको नेस्तनाबूद कर दिया। सुल्ताना के किस्से कहानियां बहुत सुनने को मिलेंगे, तो क्या सुल्ताना डाकू की कहानी झूठी है या फिर सच में सुल्ताना डाकू रहा है उत्तर प्रदेश में? तो इस वीडियो में जानेंगे पूरी सच्चाई। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इतिहास के पन्नों में दर्ज सुल्ताना डाकू वो डाकू था। सुल्ताना का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उसकी माँ और उसके दादा ने उसे नजीबाबाद के किले में भेज दिया, जहां मुक्ति फौज यानी सॉल्वेशन आर्मी का कैंप चलता था। इस कैंप में सुल्ताना और अन्य साथियों का धर्म परिवर्तन करवाने का काफी बार प्रयास किया गया था, लेकिन इसमें वो लोग सफल नहीं हो पाए। लेकिन वो वहां से भाग निकला। यहीं से उसके आपराधिक जीवन का आरंभ हुआ। अपराध में निपुण सुल्ताना अपने मुंह में चाकू भी छिपा सकता था और समय आने पर उसे इस्तेमाल भी कर सकता था, जिसने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। अंग्रेजों के खजाने को कई बार लूटा था। इससे अंग्रेज अधिकारी भी खौफ खाते थे। भारत को आजाद करवाने के लिए बहुत से नायकों ने अपना बलिदान दिया था। इसमें सुल्ताना डाकू का नाम भी आता है। सुल्ताना कोई नेता या महान मंत्री तो नहीं था जो कि उसके बारे में लिखा गया हो, लेकिन एक महान क्रांतिकारी जरूर था। वो भी वही काम कर रहा था जो कि अन्य देशभक्त भारत के लिए कर रहे थे। सुल्ताना डाकू को वो नेता लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो कि अंग्रेजों की मदद करते थे, और वो उन नेताओं के साथ भिड़ जाता था। सुल्ताना डाकू ने उन सभी नेताओं के खजाने को लूट लिया जो भोली भाली जनता का पैसा लूट रहे थे, और उसमें कुछ भी गलत नहीं था, क्योंकि उस समय सुल्ताना जो कर रहा था वो बिल्कुल सही था और उसका भी यही मानना था। सुल्ताना के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। इतिहास के पन्नों में उसके बारे में बहुत कम लिखा गया है। उस समय उत्तर प्रदेश में सुल्ताना सबसे खतरनाक डाकू माना जाता था। सुल्ताना डाकू महाराणा प्रताप को अपना पिता मानता था और उनके नक्शे कदम पर चलता था। सुल्ताना डाकू कैसे बना? सुल्ताना ने अपने घोड़े का नाम भी चेतक रखा था। सुल्ताना का जन्म उत्तर प्रदेश के सबसे खतरनाक कबीले भादू कबीले में हुआ था। इस खतरनाक डाकू की एक प्रेम कहानी भी है। कहते हैं कि एक गोरी महिला को सुल्ताना से प्यार हो गया था और उसने सुल्ताना के सामने अपने प्यार का इजहार भी किया था, और इजहार की महिला ने सुल्ताना को अंग्रेजी में पत्र लिखा था। लेकिन सुल्ताना ने इस पत्र को पढ़ने के बाद अंग्रेजी खेमे पर धावा बोल दिया और उस अंग्रेजी महिला का अपहरण कर लिया। इसलिए बाद में इस महिला का नाम पुतली बाई पड़ गया। मात्र 17 साल की उम्र में सुल्ताना ने आतंक की राह को पकड़ लिया था, और कुछ समय बाद ही सुल्ताना उत्तर प्रदेश में एक जाना पहचाना नाम बन गया था, और उसने कई वारदातें की जिससे अंग्रेज उसके कट्टर दुश्मन बन गए थे। सुल्ताना डाकू का किला। सुल्ताना उस समय गुलाम भारत की जनता के लिए एक नायक के रूप में उभरा था। धीरे धीरे लोगों का लगाव उससे बढ़ता गया और उसने डकैती की दुनिया में कदम रखा। अंग्रेजों की भारी संपत्ति उसने लूटकर गरीब लोगों में बांट दी। इससे उसके चाहने वाले बहुत हो गए और उसने एक अपना बड़ा गिरोह बना लिया। सुल्ताना डाकू का मानना था कि अंग्रेजों के पास जितना भी धन दौलत है वो सब भारतीय जनता का है, इसलिए उसने सब लूटकर भारत की जनता को लौटाने का फैसला किया था। उत्तर का नजीराबाद का इलाका सुल्ताना डाकू का गढ़ था। इसमें गरीब लोगों को तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब अंग्रेज अधिकारी उस क्षेत्र में आते थे तो उनको लूट लिया जाता था, और ये अंग्रेजों की परेशानी का सबसे बड़ा कारण था। सुल्ताना डाकू का गिरोह। सुल्ताना डाकू का गिरोह चप्पे चप्पे पर फैला था और अंग्रेजों, जमींदारों और नेताओं पर नजर रखता था, और मौका मिलते ही उनके खजाने को लूट लेते थे। उस समय देहरादून और नैनीताल जाने का रास्ता नजीराबाद से होकर जाता था और नजीराबाद सुल्ताना का गढ़ था और वहीं से जाने वाले सभी अंग्रेजों और नेताओं को लूट लिया जाता था। अंग्रेजों ने इसके समाधान के लिए नजीराबाद क्षेत्र में गश्त लगानी शुरू कर दी, लेकिन इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा और सुल्ताना ने लूटपाट जारी रखी। उसने अंग्रेजी मालगाड़ियों को लूटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सुल्ताना का खौफ
पूरे यूपी में फैल गया। सुल्ताना के लिए अंग्रेजों का हनी ट्रैप। सुल्ताना डाकू लूट करने के बाद माता को बलि चढ़ाता था और जो भी माल लूटा जाता था वो गरीबों में बांट दिया जाता था। इससे अंग्रेज और सुल्ताना के बीच दुश्मनी बढ़ गई और अंग्रेजों ने सुल्ताना को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। लेकिन सुल्ताना बहुत शातिर दिमाग का डकैत था, वो कभी भी अंग्रेजों के जाल में नहीं फंसा। इसके बाद अंग्रेजों ने एक बड़ी टीम तैयार की जिसमें 300 जवान थे और ये सभी जवान आधुनिक हथियारों से लैस थे। इसमें 50 घुड़सवार भी थे, लेकिन सुल्ताना डाकू को पकड़ नहीं पाए। इसके बाद अंग्रेजों ने दिमाग लगाकर एक हनी ट्रैप बिछाया और एक अंग्रेज महिला अधिकारी को बुलाया और सुल्ताना को प्यार के जाल में फंसाने के लिए कहा गया। जब उस महिला अधिकारी को बुलाया गया था उसी समय सुल्ताना ने एक बड़े जमींदार खड़क सिंह के घर पर डाका डाला था और पूरी धन संपत्ति लूट ली थी। इससे खड़क सिंह भी सुल्ताना का कट्टर दुश्मन बन चुका था और अंग्रेजों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए खड़क सिंह को भी अपने साथ मिला लिया और इन सब ने मिलकर सुल्ताना डाकू को ढूंढना शुरू कर दिया। सुल्ताना डाकू के गिरोह में भी एक गद्दार था जिसका नाम तुलाराम था और उसने अंग्रेजों को सुल्ताना की जानकारी दे दी और अंग्रेजों ने सुल्ताना को पकड़ लिया। लेकिन सुल्ताना उनकी कैद में ज्यादा दिन नहीं रुका और भाग गया। इसके बाद अंग्रेजों ने एक आयरिश मूल के शिकारी जेम्स कॉर्बेट को सुल्ताना के पीछे लगाया और अंग्रेजों को लग रहा था कि जैसे जेम्स कॉर्बेट शेर का शिकार कर लेता है ऐसे ही सुल्ताना का शिकार भी कर लेगा। लेकिन वो शिकारी खुद शिकार हो गया और सुल्ताना का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसके बाद फिर से उस महिला अधिकारी को इसकी जांच के लिए लगाया गया और उसकी मेहनत रंग भी लाई और आखिर में सुल्ताना को पकड़ लिया गया। लेकिन उस महिला को सच में सुल्ताना से प्यार हो गया था और उसने कई बार अंग्रेज सरकार से उसकी रिहाई की मांग भी की थी, लेकिन अंग्रेजों ने उसकी बात नहीं मानी। सुल्ताना का एक बेटा था और सुल्ताना उसको अपनी तरह डाकू नहीं बनाना चाहता था और इसके लिए सुल्ताना ने अंग्रेज महिला अधिकारी से मदद मांगी और अंग्रेज महिला अधिकारी ने सुल्ताना की मदद करते हुए उसके बेटे को इंग्लैंड भेज दिया। जिम कॉर्बेट ने अपनी प्रसिद्ध किताब माई इंडिया के अध्याय सुल्ताना इंडियाज रॉबिन हुड में सुल्ताना के चरित्र का आकलन करते हुए एक जगह लिखा है, एक डाकू के तौर पर अपनी पूरी जिंदगी में सुल्ताना ने किसी गरीब आदमी से एक कौड़ी भी नहीं लूटी। सभी गरीबों के लिए वो हमेशा ही नरम दिल इंसान रहा था। जब भी गरीबों ने उससे मदद मांगी तो उसने कभी इनकार नहीं किया और छोटे दुकानदारों से उसने जब भी कुछ खरीदा उसने उस सामान का हमेशा दुगुना दाम चुकाया। अपने अंतिम वर्षों में वो अपने कार्य क्षेत्र को मुख्यतः कुमाऊं के तराई बाबर से लेकर नजीबाबाद तक सीमित कर चुका था। जिम कॉर्बेट के सुल्ताना संस्मरणों में बार बार कालाडूंगी, रामनगर और काशीपुर का जिक्र आता है। बताया जाता है कि सुल्ताना ने नजीबाबाद में एक वीरान पड़े किले को अपना गुप्त ठिकाना बना लिया था। 400 वर्ष पहले नवाब नजीबुद्दौला के द्वारा बनाए गए इस किले के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं और ये एक दिलचस्प तथ्य है कि आज उसे नजीबुद्दौला का नहीं बल्कि सुल्ताना का किला कहा जाता है। हालांकि सुल्ताना खुद को महाराणा प्रताप का वंशज मानता था, उसका डील डॉल उसके इस दावे को खारिज करता था। वह छोटे कद का सांवली रंगत वाला एक मामूली आदमी था जिसके ढंग की दाढ़ी मूछे भी नहीं थी। फिलहाल उसके मन में ठाकुरों के लिए अदब और सम्मान था, जबकि व्यापारी वर्ग से वो नफरत करता था और उसी को अपना शिकार बनाता था। उसके गर्व और विद्वेष के दो उदाहरण इस तथ्य में देखे जा सकते हैं कि उसने अपने घोड़े का नाम चेतक रखा हुआ था और कुत्ते का नाम राय बहादुर। सुल्ताना डाकू की मौत। इधर अंग्रेज सरकार सुल्ताना पर हत्या और लूटपाट के मामलों में कार्रवाई कर रही थी और उसकी मौत की सजा सुनाई गई और 7 जुलाई को सुल्ताना और उसके 15 अन्य साथियों को जेल में फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने सुल्ताना और उसके साथियों के अलावा उसके जो मदद करने वाले परिवार थे उनको काला पानी की सजा दे दी और इस तरह से भारत के महान क्रांतिकारी और अंग्रेजों के दुश्मन सुल्ताना का अंत हो गया। माई इंडिया के लेखक जिम कॉर्बेट ने सुल्ताना के बारे में लिखा है कि समाज की मांग है कि उसे अपराधियों से बचाया जाए और सुल्ताना भी एक खूंखार डाकू और अपराधी था, इसलिए सुल्ताना के ऊपर हत्या और लूटपाट का मुकदमा चलाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि इस छोटे आदमी के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत और सम्मान है। जिसने 3 साल तक लगातार सरकार से टक्कर ली, उसकी बहादुरी तारीफ के काबिल है। जेल में उसका व्यवहार काफी सौम्य था और पहरेदारों के साथ अच्छी तरह से बात करते थे, लेकिन बाद में उनके साथियों के साथ इनको भी फांसी दे दी गई।